एक ये ट्राइबॉल जैसा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सवाल है, फटाफट से आप सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि क्या कहना चाहता है कवि। ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे, आप फटाफट से बताएंगे। ठीक है, जल्दी से बताओ, मैं ये बाल ठीक करने की कोशिश करती हूँ। ये सब बहुत ही आसान सवाल कहेंगे हम, इसको मुश्किल नहीं है ये सवाल, कह सकते हैं। देखिएगा। चलो बाल वाल बाद में ठीक करेंगे, पहले आप जवाब दो। पोल में आंसर कीजिए। 94% लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं। अपने उन दोस्तों तक शेयर करके बता दीजिएगा कि भाई क्लासेस हो गई हैं शुरुआत से, मंडे से करेंगे वैसे कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 1 है, आवर टीचर बिलीव्स दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग डेवलप्स primarily through interaction with people and the cultural environment rather than in isolation. This belief is most consistent with। बहुत आसान सा सवाल है कि एक शिक्षक का मानना है कि बच्चों की सोच जो है या उनकी चिंतन प्रक्रिया मुख्यतः लोगों तथा सांस्कृतिक वातावरण के साथ अंतः क्रिया के माध्यम से विकसित होती है, न कि अकेले रहने से। यह विचार किस सिद्धांत से सर्वाधिक मेल खाता है कि जब बच्चे सोशली इंटरैक्ट करते हैं, समाज और संस्कृति में जब अन्योन्य क्रिया करते हैं, त्योहार मनाते हैं अपने दोस्तों के साथ, कोई असेंबली में खड़े होते हैं, किसी ग्रुप वर्क में शामिल होते हैं या इंटरेक्शन में शामिल होते हैं, तो उनकी समझ बेहतर होती है। ठीक है, शौर्य को समझा रही हूँ कि डिस्ट्रैक्ट ना करे। देखो, तो एक शिक्षक का मानना है कि मुख्यतः यानी मुख्य रूप से primarily थ्रू इंटरेक्शन विद पीपल यानी सोसाइटी और कल्चर का जो एनवायरनमेंट है, क्या त्योहार मना रहे हैं, क्या कपड़े पहन रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या समाज में चीजें आ रही हैं, कौन से ग्रंथ आप पढ़ते आ रहे हैं, जो भी चल रहा है कल्चर में आपके। ये व्यवहारवादी थॉट नहीं है। व्यवहारवादी थॉट तो दिमाग में भरने की, कंडीशनिंग की, रिवॉर्ड की, पनिशमेंट की बात करता है, वो बच्चे को एक्टिव रखने की बात कम करता है ना। कंडीशनिंग, रिवॉर्ड, पनिशमेंट और इन तीनों से ही दूर रहना है आपको पूरे सीटेट के एग्जाम में। इनको अच्छा नहीं मानते हम, है ना। अभी कीवर्ड्स करेंगे हम जल्दी ही, तो उसमें हम ये चर्चा भी कर लेंगे कि दीज आर नेगेटिव कीवर्ड्स के कंडीशनिंग हुआ, रिवॉर्ड हुआ, पनिशमेंट हुआ, ये व्यवहारवादी सोच है। और व्यवहारवादी लोग क्या कहते हैं, ये स्कूल ऑफ थॉट है, विचार धारा है एक व्यवहारवाद, जो टीचर सेंटर्ड है, जिसका पूरा फोकस टीचर को सेंटर रखने में, बच्चा पैसिव है काफी हद तक। तो ये बहुत बेहतर तरीका नहीं है। ये सोशियो कल्चरल थियरी है, जो कि वाइगॉत्स्की कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है कि समाज और संस्कृति के साथ अन्योन्य क्रिया करके, अंतः क्रिया करके, इंटरेक्ट करके बच्चा सीखता है। साइको एनालिटिक थियरी की जरूरत आपके सिलेबस में नहीं पड़ती, ऐसे ही बिहेवियरिज्म की जरूरत आपके सिलेबस में नहीं पड़ती। बस इतनी ही पड़ती है कि रिवॉर्ड पनिशमेंट की बात करते हैं व्यवहारवादी लोग, उनसे दूर रहना है। स्किनर इनमें से एक हैं जो लैंग्वेज में आते हैं, भाषा में। हाँ, भाषा वो रीइंफोर्समेंट के थ्रू सीखने की बात करते हैं, लेकिन सीडीपी में व्यवहारवाद आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, इसकी जगह पे जो सोशियो कल्चरल थियरी है, ये कंस्ट्रक्टिविज्म से आती है, यानी रचनावाद से आती है। यानी बच्चा एक्टिव है, ज्ञान की रचना कर सकता है। प्याजे और वाइगॉत्स्की दोनों मानते हैं, रचनावादी वाइगॉत्स्की भी हैं और प्याजे भी हैं। प्याजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, उग्र रचनावादी हैं। वाइगॉत्स्की सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं या सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, सामाजिक रचनावादी हैं कि समाज में एक्टिव रह करके बच्चा ग्रुप में सीखेगा टीचर के माध्यम से। साइको एनालिटिक स्कूल जो है या थियरी है, वो फ्रॉइड की है, आपके सिलेबस में नहीं है। इकोलॉजिकल सिस्टम्स थियरी जो है वो बच्चों को कुछ हद तक एक्टिव रखती है, लेकिन सोशलाइजेशन की थियरी है, जो इनका आपका ब्रॉनफेन ब्रनर की थियरी है। ये भी जनरली नहीं पूछा जाता, कभी रेयर एक आध सवाल आए, नहीं तो इसको आपको करने की जरूरत अब नहीं है, जैसा कि 1 महीना रह गया है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। वाइगॉत्स्की की थियरी का नाम ही आपको पता है कि सोशियो कल्चरल अप्रोच है ना। और ये किस चीज की थियरी है, अभी मत देना पोल, 1 मिनट पहले चर्चा कर लेते हैं। ये कहाँ गायब हो गया भाई? अच्छा, पेन ओपन ही नहीं किया है राहुल ने। अच्छा है, ओके। देखिएगा, अगर हम बात करें तो वाइगॉत्स्की की थियरी जो है, वाइगॉत्स्की हो, प्याजे हो, दोनों बच्चे को एक्टिव रखते हैं। ज्यादातर चीजें दोनों में कॉमन है, दोनों रचनावादी हैं, है ना। इनका लैंग्वेज एंड थॉट पे विचार अलग है, बाकी सारी बातें सेम ही है लगभग। ये वाइगॉत्स्की बस सोसाइटी पे ज्यादा फोकस करते हैं, लैंग्वेज को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। प्याजे के केस में थोड़ी सी चीजें डिफरेंट है, बाकी सारी चीजें कॉमन है कि बच्चे को प्याजे भी एक्टिव रखते हैं और वाइगॉत्स्की भी। ये कौन है? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं, यानी टीचर फैसिलिटेटर हो जाएगा, सुविधादाता है, जहां बच्चे नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे, टीचर और बच्चे मिलकर के। सामाजिक रचनावादी कहेंगे इनको, और इनकी थियरी का नाम है सोशियो कल्चरल अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक
विकास का सिद्धांत, पियाजे की थियोरी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियोरी कहते हैं। है ये भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही थियोरी कि बच्चे का संज्ञान कैसे विकसित होता है, उसकी समझ, उसका दिमाग कैसे विकसित होता है। जो फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, ये 4 प्रकार आप पढ़ते हैं डेवलपमेंट के, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही थियोरी है ये। संज्ञानात्मक विकास की ही थियोरी है कि बच्चे की समझ, वो ज्ञान का निर्माण कैसे करता है, ये संज्ञानात्मक विकास यानी मानसिक विकास कह लीजिए आप, मेंटल डेवलपमेंट कह लीजिए, बौद्धात्मक विकास कह लीजिए, से ही संबंधित है। बात सही है? कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं, 4 से 5 सवाल, 6 सवाल तक भी आए हुए हैं पेपर में, अलग अलग टॉपिक से, किसी भी टॉपिक से ये आ सकते हैं। तो अगर वाइगॉत्स्की पे असर्शन रीजन का क्वेश्चन बनता है तो आप सॉल्व करके देखेंगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, असर्शन है यानी कथन है, एन इफेक्टिव टीचर इंटेंशनली प्लान्स इंस्ट्रक्शन दैट टारगेट्स एबिलिटीज लर्नर्स कैन नॉट येट परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। यानी एक प्रभावी शिक्षक, एक अच्छा बेहतरीन शिक्षक जो है वो जानबूझकर ऐसे शिक्षण कार्यों की योजना बनाता है जिन्हें विद्यार्थी अभी स्वयं नहीं कर सकते हैं, यानी इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते हैं, हेल्प की जरूरत पड़ेगी। बात तो सही है, गलत तो नहीं है। रीजन क्या है? यानी थोड़ा सा चैलेंज क्रिएट करता है एक अच्छा टीचर, ऐसा नहीं सिर्फ उतना ही कराए जितना आपको आता है, जैसा कि हम अच्छे सवाल करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग फील हो नए सवाल करने पे। रीजन क्या है? अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की, instruction is most effective when it activates developmental processes that are still emerging rather than merely reinforcing already mastered skills। क्योंकि वाइगॉत्स्की के अनुसार शिक्षण सबसे प्रभावी तब होता है, सबसे बेहतरीन तब होता है जब वह केवल पहले से सीखे हुए कौशलों को दोहराने की बजाय, सिर्फ रिपीटिशन, रट्टा लगाने की बजाय मानसिक प्रक्रियाओं को सक्रिय करता है, दिमाग पे जोर डाले, वो लर्निंग बेहतर है, वो अधिगम बेहतर है। इसीलिए यहां पर ये रीजन सही है, ये ए भी सही है कि सिर्फ वो नहीं है जो ऑलरेडी जितना बच्चा जानता है, जहां मदद की भी जरूरत पड़े ऐसा काम भी कराओ। और इसका रीजन यहाँ पे ये भी सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए के बारे में भी सही है। यही 3 स्टेप होते हैं कि पहले आप ए चेक करते हैं, फिर आर चेक करते हैं, और फिर आर ए के लिए सही है कि नहीं है ये चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर। कितने लोग सही जवाब दे रहे हैं? 67% लोग, जबकि ये आसान सवाल था, लेकिन नए सवालों में आप लोग थोड़े घबरा जाते हैं। आपने घबराना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स वाइगॉत्स्कीज व्यू ऑफ लर्निंग। कौन सा एक स्टेटमेंट है जो बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट करता है वाइगॉत्स्की के नजरिए को, जो वो लर्निंग के बारे में सोचते हैं, वाइगॉत्स्की अधिगम के बारे में क्या सोचते हैं। इस स्टेटमेंट को ठीक से कौन से ऑप्शन में बताया गया है कि वाइगॉत्स्की के अधिगम संबंधी दृष्टिकोण को सबसे अच्छी तरह से व्यक्त करने वाला स्टेटमेंट। 4 ऑप्शन है, चारों में से एक ही जवाब होगा, आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन है, लर्निंग ऑलवेज फॉलोज बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। देखिए ये वाइगॉत्स्की का क्रिटिसिज्म है, उनकी आलोचना हुई है इस बात पे कि उन्होंने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को या जीन्स को, जेनेटिक मेकअप को उतना महत्व नहीं दिया सीखने में जितना पियाजे ने दिया है। या पियाजे तो जीन्स की, जेनेटिक मेकअप की, आपकी मैच्योरिटी की बात ही करते हैं, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को महत्वपूर्ण मानते हैं, बट वाइगॉत्स्की नहीं मानते, ये सोसाइटी और कल्चर की बात ज्यादा करते हैं। तो ये तो इनकी आलोचना है। जब वाइगॉत्स्की की आलोचना पूछे कि इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है या इग्नोर किया है कुछ हद तक बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को, तो आप कहेंगे हाँ, यानी आपकी बायोलॉजिकल मैच्योरेशन यानी आपकी हेरिडिटी को इन्होंने कुछ हद तक इग्नोर ही किया है या कम आंका है। हेरिडिटी को या एज को, स्टेज को इन्होंने उतना महत्व नहीं दिया। सेकंड ऑप्शन है, इंटेलिजेंस इज कंप्लीटली इनहेरिटेड। अगेन सेम बात हो गई कि हेरिडिटी से ही आती है बुद्धि जो है, ये भी बात वाइगॉत्स्की नहीं मानते। जो लोग हेरिडिटी में विश्वास रखते हैं वो मानते हैं कि इंटेलिजेंस आपकी नॉर्मल डेवलपमेंट की जब आप बात करेंगे तब आपको इंटेलिजेंस को आनुवांशिक, काफी हद तक जो है आनुवांशिक होती है, जो आईक्यू का स्तर है आपका, ये मानना होता है, लेकिन उस पर एनवायरमेंट का अच्छा खासा प्रभाव है, इसको भी ध्यान में रखना है। थर्ड ऑप्शन है, डेवलपमेंट अकर्स इंडिपेंडेंटली ऑफ कल्चर। देखना ये ध्यान रखना है कि जो विकास है वो संस्कृति से स्वतंत्र नहीं हो सकता। अगर बात वाइगॉत्स्की की हो रही है, संस्कृति पर निर्भर होगा या संस्कृति से प्रभावित होगा, क्योंकि कल्चर में आप इंटरेक्ट करेंगे, जो मैंने शुरू में बताया, त्योहार मना रहे हैं आप, खाना खा रहे हैं आप, क्लास में बैठे हैं, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ले रहे हैं, स्कूल का भी एक कल्चर है ना, तो वो कल्चर आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, सोसाइटी और कल्चर दोनों। ये बात कहते हैं वाइगॉत्स्की। इनकी पूरी थियोरी में 3 ही चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिससे 90% सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। वो है, जैसे बीपीएल कार्ड होता है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसे ही एससीएल कार्ड है वाइगॉत्स्की के लिए, मतलब ध्यान रखने के लिए, याद रखने के लिए एक ट्रिक कह लो आप इसको, निमोनिक कह लो। निमोनिक्स का तो हम भरपूर प्रयोग करते ही हैं। सोसाइटी यानी समाज में सीखने की बात ये हमेशा करेंगे, नाम ही है सोशियो कल्चरल अप्रोच। सोसाइटी, कल्चर यानी समाज, संस्कृति, और भाषा, लैंग्वेज इज द ग्रेटेस्ट टूल। इन्होंने भाषा को बहुत महत्वपूर्ण माना है संज्ञानात्मक विकास के लिए। ये तीनों ही चीजें संज्ञानात्मक विकास में हेल्पफुल हैं, चाहे वो समाज हो, संस्कृति हो या भाषा हो। ये कहते हैं लैंग्वेज से
डेवलप जो संज्ञानात्मक विकास है वो होता है व्यक्ति का। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि सोशल इंटरेक्शन प्रमोट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज है, इससे संज्ञानात्मक विकास, आपकी समझ का विकास, आपकी नॉलेज विकसित होती है, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। कितने लोग सही दे रहे हैं? 88% लोग। बहुत बढ़िया। देखना, ये इंडिपेंडेंटली लिखा हुआ इसलिए नहीं हुआ, स्वतंत्र नहीं हो सकता। विकास जो है वो संस्कृति से स्वतंत्र नहीं हो सकता, संस्कृति पर निर्भर होगा या उससे संबंधित होगा, या उसको संस्कृति हेल्प करेगी, या समाज हेल्प करेगा, या भाषा हेल्प करेगी। यहाँ पे कल्चर लिखा हुआ है, अगर यहाँ सोसाइटी भी लिखा होता, अगर यहाँ लैंग्वेज भी लिखा हुआ था कि लैंग्वेज से भी इंडिपेंडेंट है, भाषा से भी स्वतंत्र है, समाज से भी स्वतंत्र है, तब भी ये गलत ही होता, क्योंकि वाइगॉत्स्की तीनों को महत्वपूर्ण मानते हैं। समझ रहे हो बात को? तो रटना नहीं है, समझना है क्वेश्चंस को। कितने भी फिर नए तरह के क्वेश्चन आ जाए, आपको दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये क्या कहता है? अ टीचर इनिशियली मॉडल्स अ साइंस एक्सपेरिमेंट, लेटर प्रोवाइड्स ओनली वर्बल प्रॉम्प्ट्स एंड फाइनली विथड्रॉज ऑल असिस्टेंस एज स्टूडेंट परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। विच कॉन्सेप्ट इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड? मतलब क्या है? एक शिक्षक है जो पहले विज्ञान प्रयोग का प्रदर्शन करता है, यानी कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाता है, खुद से प्रदर्शन करता है, बाद में केवल मौखिक संकेत देता है, बाद में सिर्फ वर्बली क्यूज दे देता है, हिंट दे देता है बच्चे को, क्योंकि दिखा चुका है ऑलरेडी, हेल्प दे दी है। फिर अंत में जब विद्यार्थी स्वयं कार्य करने लगते हैं तो सहायता पूरी तरह से हटा देता है, यानी धीरे धीरे जो हेल्प टीचर कर रहा था या हिंट दे रहा था वो धीरे धीरे कम करता जाता है, क्योंकि बच्चे खुद से करने लगते हैं ये काम, यानी स्कैफोल्डिंग। ये किसका उदाहरण है? स्कैप फोल्डिंग का उदाहरण है। 80% लोग सही जवाब दे रहे हैं। पाड़, ढांचा, जो आप कहना चाहें, ये क्या है? टेम्परेरी हेल्प है। स्कैप फोल्डिंग एक प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा, एक प्रक्रिया है टेम्परेरी हेल्प की। अस्थाई मदद, तब तक मदद दी जाएगी जब तक बच्चा स्वयं से न करने लग जाए। किसी सवाल में अटक रहा है, किसी स्टेप पे, एक स्टेप सॉल्व कर दिया, हिंट दे दिया बच्चे को, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम दे दी। जैसे कि आप देखते हैं साइकिल चलाना, जब आप सीखते हैं तो पीछे से कोई पकड़ता है आपकी साइकिल, जब आप खुद से चलाने लगते हैं तो वो छोड़ता जाता है या छोड़ देता है। घर में या बिल्डिंग को बनते हुए आपने देखा होगा, एक पाड़, एक ढांचा लगा हुआ होता है। कोई पेंट भी कराएंगे घर में तो वो एक बांस का इस्तेमाल करके एक स्कैफोल्डिंग बनाते हैं, उसकी मदद से पेंट करेंगे या प्लास्टर करेंगे दीवार पे। वो प्लास्टर के लिए जो पाड़ है वो हट जाती है, जब धीरे धीरे पेंट हो जाएगा तो हट जाएगी। जब बच्चा खुद से करने लग जाएगा तो हिंट को या स्कैफोल्डिंग को धीरे धीरे कम करते जाते हैं। ये स्कैफोल्डिंग है कि मैं आपको सवाल को समझाने में हेल्प कर रही हूं, तो समझने में हेल्प कर रही हूं, पेपर तो आप खुद ही देके आएंगे, तो टेम्परेरी हेल्प है, ये स्कैफोल्डिंग है। डिस्कवरी लर्निंग नहीं है, ये कोई डिस्कवर नहीं कर रहा, रीइंफोर्समेंट की बात वाइगॉत्स्की करेंगे नहीं ना। ये डायनेमिक असेसमेंट है। डायनेमिक असेसमेंट है अलग अलग तरीके से बच्चे का आकलन करना, जो कि सही है, वाइगॉत्स्की मानेंगे क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड है। सेकेंड ऑप्शन स्कैफोल्डिंग। यहाँ पे 3 और चीजें निकल के आती हैं, जैसे हमने 3 चीजें अभी समझी थी, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। 90% चीजें यहाँ से सॉल्व वाइगॉत्स्की कॉन्टेक्स्ट में। अब 2-3 पॉइंट्स और हैं, जैसे मोर नॉलेजेबल अदर का पॉइंट है, एक ZPD का पॉइंट है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी वो दायरा जहां बच्चा किसी की मदद से कोई काम सीख सकता है, कि आप पेपर क्लियर कर सकते हैं बशर्ते आपको कोचिंग से हेल्प मिल जाए, यूट्यूब से हेल्प मिल जाए, किसी किताब से हेल्प मिल जाए, अपने किसी दोस्त से हेल्प मिल जाए। तो ये वो दायरा है जिसमें आप पेपर क्लियर कर सकते हैं। एक 7वीं क्लास के बच्चे को सीटेट क्लियर करने, वो उसके दायरे में नहीं है, या होना भी नहीं चाहिए, या तो फिर वो रट के करेगा, अगर करेगा तो। समझ रहे हो? तो कुछ चीजें आपके दायरे के अंदर होती है जहां आप सीख सकते हो, इसीलिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं। मोर नॉलेजेबल अदर, जो आपसे ज्यादा जानता हो उस क्षेत्र में, जैसे आप CDP मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि CDP में मेरा अनुभव आपसे ज्यादा है। स्कैफोल्डिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो स्कैफोल्डिंग ये टेम्परेरी हेल्प है जो मैं आपको दे रही हूँ। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। वो व्यक्ति या टेक्नोलॉजी जो आपसे ज्यादा जानती हो वो मोर नॉलेजेबल अदर कहलाती है। इस जिस जोन में ये सब किया जा रहा है कि स्कैफोल्डिंग दी जाएगी मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा, वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाती है। ठीक है, कल्चर तो आप जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। Which of the following teacher practices is least consistent with Vygotsky's perspective? Least लिखा हुआ है, यानी निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक की क्रिया वाइगॉत्स्की के दृष्टिकोण से सबसे कम मेल खाती है? लीस्ट यानी सबसे कम महत्वपूर्ण। लीस्ट लिखा हो, नॉट लिखा हो, एक ही बात है, यानी कौन सी वाइगॉत्स्की के साथ नहीं जाती, कौन सी बात वाइगॉत्स्की सबसे कम मानेंगे, महत्व सबसे कम देंगे किस बात को वाइगॉत्स्की। तो देखते हैं, एनकरेजिंग पीयर कोलैबोरेशन, यानी सहपाठी सहयोग को बढ़ावा देना, इसको तो हेल्प वो मानेंगे। पीयर कोलैबोरेशन, हेल्प लेना, ये तो वाइगॉत्स्की महत्वपूर्ण मानेंगे। हमें लीस्ट चाहिए जो ना माने, वो नॉट वाला जवाब चाहिए हमको, जो गलत हो, जो गलत होगा वही सही होगा यहाँ, क्योंकि पूछा ही गलत है। यूजिंग कल्चरली फैमिलियर एग्जाम्पल्स, हाँ बच्चे की संस्कृति से, जिस समाज से वो आता है वो वाले एग्जाम्पल्स दो। अब मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी शक्तिमान का, तो आपको समझ में आएगा, लेकिन कोई ऐसा शो जो हमारे देश में, हमारी संस्कृति में देखा ही नहीं गया, देखा ही नहीं जाता, कोई अमेरिकन शो है मान लो, इंडिया में फेमस नहीं है, कुछ तो होते हैं चलो फेमस हो जाते हैं,
तो वो एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूंगी तो उसका कोई फायदा नहीं है, आपके जीवन से जुड़ा एग्जाम्पल होना चाहिए, कल्चर से रेलेवेंट एग्जाम्पल्स होने चाहिए। तो ये भी अच्छी बात है, सांस्कृतिक रूप से परिचित उदाहरण देना, हमें नेगेटिव बात चाहिए। थर्ड ऑप्शन है गिविंग आइडेंटिकल टास्क विदाउट कंसीडरिंग लर्नर्स रेडीनेस, यानी सबकी हर बच्चे को सेम टास्क दे दो, बिना वो कितना तैयार है किसी टास्क को सीखने के लिए ये मत देखो। हो सकता है एक बच्चा जो आप पहली क्लास में उसको सिखा रहे हैं वो उसको आता हो तो उसको थोड़ा चैलेंजिंग टास्क दो, जो अभी डिफिकल्टी लेवल हायर पे पहुंच चुका है उसको थोड़ा डिफिकल्ट टास्क दो, सबको सेम थोड़ी देना बिना रेडीनेस लेवल चेक किए, ये तो टीचर सेंटर्ड थोड़ी है, चाइल्ड सेंटर्ड है। तो ये गलत है, लेकिन ये गलत है इसीलिए सही है क्योंकि पूछा ही गलत है, लीस्ट पूछा है, नॉट पूछा है। प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट, ये तो अच्छी बात है वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग, तो थर्ड ऑप्शन यहां सही हो जाएगा क्योंकि यही गलत है, जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। 84% लोग सही जवाब दे भी रहे हैं, बहुत बेहतरीन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे, अब थोड़े लेंदी सवाल आपके शुरू हो जाते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए, अजर्शन रीजन वाला ही सवाल है, ध्यान से आप सॉल्व करेंगे। इतने में 2 घूंट पानी की पीऊंगी, 2 घूंट जिंदगी की, आप सुनते थे बचपन में पोलियो वाली। एनीवे चलें आगे बढ़ें। थर्ड ऑप्शन आप में से कुछ लोग कह रहे हैं, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, बाल ठीक कर लेते हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, 64% लोग थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं, चेक कर लेते हैं, मान लेते हैं आपकी बात, देख लेते हैं क्या कहता है। देखिएगा असर्शन क्या है, यानी कथन क्या है, असर्शन रीजन क्वेश्चन खूब आते हैं। Within a collaboratively organized classroom, the presence of divergent viewpoints, competing interpretations, and temporary conceptual disagreements among learners should not necessarily be interpreted as indicators of ineffective learning. Under appropriate pedagogical mediation, such interactions may facilitate higher order थिंकिंग। बिल्कुल सही बात है कि बच्चों के विचारों को, उनकी इंटरप्रिटेशंस को, उनके व्यू पॉइंट्स को, उनके डिसएग्रीमेंट्स को, उनकी डाइवर्जेंट पॉइंट्स को, यानी अलग अलग तरह के विचारों को नेगेटिव नहीं मानना चाहिए, ये हेल्पफुल है सीखने में, ये बात एकदम सही है। रीजन क्या है इसका? अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्कीज सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव, मीनिंगफुल कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट अकर्स ओनली आफ्टर लर्नर्स फर्स्ट अचीव कंप्लीट इंडिपेंडेंट मास्टरी, व्हाइल सोशल इंटरेक्शन मियरली रीइंफोर्सेस कॉन्सेप्ट्स। ये नेगेटिव है, ये कह रहे हैं कि जब मास्टरी हो जाएगी तभी सिखाओ। भाई हेल्प करो बच्चे को, जिस जोन में वो सीख सकता है वहीं, जरूरी नहीं है मास्टरी हासिल होगी तब आप सिखाओगे, फिर आप क्या सिखाओगे। तो यहां पर ए तो सही है बट आर सही नहीं है, तो असर्शन इज ट्रू, थर्ड ऑप्शन जो कि आप लोग मेजोरिटी में कह भी रहे हैं, बट आर इज नॉट ट्रू। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। अ मैथमेटिक्स टीचर notices that Rahul solves problems correctly only after observing his classmates' strategy. एक मैथमेटिक्स के टीचर ने उन्होंने नोटिस किया कि जो राहुल है, एक बच्चा है, वो प्रॉब्लम्स को ठीक से सॉल्व करता है ओनली आफ्टर ऑब्जर्विंग हिज क्लासमेट्स स्ट्रेटजी। जब वो दूसरे बच्चों की स्ट्रेटजी देख लेता है, दूसरे बच्चों से हेल्प ले लेता है, तो राहुल एक बच्चा है जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता है दूसरों की हेल्प से या दूसरों को देख करके, ऑब्जर्व करके। इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग द सॉल्यूशन हरसेल्फ, द टीचर आस्क्स राहुल टू सॉल्व अ सिमिलर प्रॉब्लम विद द सेम पीयर बिफोर अटेम्प्टिंग अनदर इंडिपेंडेंटली। तो अगली बार शिक्षक क्या करती है, स्वयं समाधान बताने की बजाय कि बच्चे को सीधा आपने जवाब बता दिया, उसकी बजाय वो कहती है राहुल को कि जिस बच्चे को या किसी सहपाठी के साथ या उसी सहपाठी के साथ एक समान प्रश्न हल करने को कहती हैं और फिर अगला प्रश्न अकेले करने को देती हैं। एक हेल्प के साथ सॉल्व कर लिया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। तो ये बात एकदम सही है कि आप स्कैप फोल्डिंग की बात हो रही है यहाँ पे, मोर नॉलेजेबल अदर को देख करके बच्चा सीख रहा है। द टीचर्स डिसीजन बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट्स, जो टीचर का डिसीजन है ये क्या दर्शाता है, कवि हमसे ये कहना चाहता है। रीइंफोर्समेंट की बात वाइगॉत्स्की करेंगे नहीं, थ्रू इमिटेशन, नकल करके अनुकरण करके पुनर्बलन देना नहीं,
क्रिएटिंग डिपेंडेंसी ऑन पीयर लर्निंग, ऐसा भी नहीं है कि वो निर्भरता विकसित कर रही है कि सहपाठी के साथ ही करे या बिना सहपाठी के वो सॉल्व भी ना कर पाए। नहीं, टेम्परेरी हेल्प है। जब खुद से करने लग जाएगा, शुरुआत में उसके साथ हेल्प लेके कर ले, फिर वैसी ही प्रॉब्लम खुद से करने लगेगा। तो ऐसा तो नहीं है। यूटिलाइजिंग द लर्नर्स ZPD थ्रू अ मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक जानकार अन्य के माध्यम से जो यूटिलाइज कर रहे हैं वो उस जोन को जहां जिस दायरे में वो सीख सकता है। जैसे आप मेरे साथ जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कई लोगों के क्वेश्चन हो जाते हैं, खुद से सॉल्व करने में कई बार तकलीफ होती है, क्योंकि पढ़ के आप समझ जाते हैं कि ये पूछना क्या चाह रहा है। तो ये आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है जिसमें हेल्प मिल रही है, इसको यूटिलाइज किया जा रहा है आपके सीखने के दायरे को। डिलेइंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट अंटिल मैच्योरिटी, मैच्योरिटी की बात वाइगॉत्स्की नहीं करते, बायोलॉजी की बात, हेरिडिटी की बात वाइगॉत्स्की नहीं करते। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। ये क्या कहता है भाई, ड्यूरिंग अ लैंग्वेज लेसन, यानी एक भाषा के लेसन के दौरान, भाषा की कक्षा में एक बच्चा प्रश्न हल करते समय, ड्यूरिंग अ लैंग्वेज लेसन अ चाइल्ड रेपिटेडली विस्पर्स इंस्ट्रक्शंस लाइक रीड द हेडिंग, नाउ अंडरलाइन द कीवर्ड व्हाइल सॉल्विंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। बच्चा एक पैसेज वाला एक गद्यांश पद्यांश का सवाल सॉल्व कर रहा है, आप भी करते होंगे, और वो पढ़ के खुद से बातें कर रहा है कि भाई ये वाली हेडिंग पढ़ो, इसको अब ऐसे सॉल्व करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द टीचर इमीडिएटली आस्क्स द चाइल्ड टू स्टॉप टॉकिंग बिकॉज गुड लर्नर्स थिंक साइलेंटली। तो टीचर कहता है कि एकदम चुप हो जाओ, तुम डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास को, मन ही मन में सोचा करो। क्या ये सही है? प्राइवेट स्पीच का इस्तेमाल कर रहा था बच्चा। अब ये मत कहने लग जाना कि बाकी बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, अपने आप अज्यूम नहीं करना है आपको। विच इवेल्युएशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट, कौन सा मूल्यांकन है जो सबसे ज्यादा उपयुक्त है इस बात को लेकर के? द टीचर इज करेक्ट बिकॉज प्राइवेट स्पीच इंडिकेट्स पुअर लैंग्वेज एबिलिटी, कि भाई शिक्षक सही कह रहा है क्योंकि जो निजी वाणी है, निजी वाक है, प्राइवेट स्पीच है, वो कमजोर भाषा दक्षता का संकेत है कि आपकी लैंग्वेज ठीक से डेवलप नहीं हुई है, इसलिए आप खुद से बात कर रहे हैं। नहीं, प्राइवेट स्पीच अच्छी चीज है। द टीचर शुड डिस्करेज ऑल सेल्फ टॉक टू मेंटेन क्लासरूम डिसिप्लिन, ये एकदम गलत बात है। थोड़ी बहुत चहल पहल रचनावादी कक्षा में, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टीचर को साइलेंट कर देना है बच्चों को, या बिल्कुल वो सेल्फ टॉक नहीं कर सकते, या एकदम खुद को डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। द टीचर मिसअंडरस्टैंड्स अ स्ट्रेटजी दैट सपोर्ट्स सेल्फ रेगुलेशन ड्यूरिंग लर्निंग, ऐसा समझ में आ रहा है। हाँ, अगर टीचर ने मना किया है तो इसका मतलब टीचर ठीक से इस स्ट्रेटजी को समझता नहीं है प्राइवेट स्पीच की, कि प्राइवेट स्पीच जो है, निज वाक जो है, वो हमें दिशा देती है जब हम खुद से बातें करके समझते हैं या पढ़ते हैं। पेपर में भी आप ऐसे ही करते होंगे, जब आप पेपर देने जाते हैं तो कई बार आप बोल के पढ़ते हैं खुद से, और खुद से ही जवाब मांग रहे होते हैं, खुद से ही सवाल कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर दें, बट आप मन की बजाय ऐसा कर सकते हैं या करते हैं कई बार। द चाइल्ड इज डिस्प्लेइंग इनअटेंटिव बिहेवियर, ये बच्चा इनअटेंटिव है, ध्यान नहीं दे रहा है, ये बेकार की बात नहीं है, बच्चे में कमियां नहीं निकालनी होती पूरी पेडागोजी में। तो शिक्षक आत्मनियमन में सहायक एक अधिगम रणनीति को गलत समझ रही है। जो टीचर है वो मिसअंडरस्टैंड कर रही है एक स्ट्रेटेजी, यानी प्राइवेट स्पीच सेल्फ रेगुलेशन के काम आती है, हेल्पफुल होती है खुद को दिशा देने में, कि एक बच्चा है, ये ऐसा भी सवाल आ जाता है जो एक पजल को सॉल्व करते हुए खुद से बातें कर रहा है कि अरे ये वाला पीस इधर आएगा, ये उधर आएगा, तो ये प्राइवेट टॉक है। 3 प्रकार की स्पीच की बात वाइगॉत्स्की ने की है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच जो आप खुद से बोल के बात कर रहे हैं, सोशल स्पीच जो आप जमाने में या समाज में लोगों से बात करते हैं बोल बोल करके, जब बोल के आप खुद से बात करें तो वो प्राइवेट स्पीच कहलाएगी, और जब आप मन में बात करें तो वो साइलेंट इनर स्पीच है, ये इंटरनलाइज हो गई है स्पीच, अंदर चली गई है मन के। ठीक है, साइलेंट इनर स्पीच। अंतः मौन वाक कह देते हैं इसको, अंतः मौन वाक। मन में जब आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप जब बच्चा छोटा होता है तो प्राइवेट स्पीच पहले आती है, वो बोल बोल के पढ़ता है, उसको कठिनाई होती है अगर आप कहें बेटा मन में पढ़ लो तो, समझ रहे हो? तो अंतः मौन वाक ये सबसे लास्ट में आएगी, और तीनों रहती हैं फिर बात तक। प्राइवेट स्पीच, ये 3 प्रकार हैं, एक सवाल यहां से भी बन जाता है, ये पूरी थ्योरी आपकी कवर हो जाएगी इसी सेशन से। सोशल स्पीच है जो 2+ ईयर्स में आ जाती है, 2 साल का बच्चा बोलना शुरू कर देता है, सेंटेंस जोड़ के एक नया सेंटेंस, और बातचीत शुरू हो जाती है। प्राइवेट स्पीच 3 से 6 साल के बीच में रहती है, एक सवाल इससे आता ही है, निजवाक कहते हैं इसको हिंदी में। साइलेंट इनर स्पीच 6+ ईयर्स में डेवलप होती है और रहती है आगे तक। जब स्पीच जो है ये प्राइवेट स्पीच जब इंटरनलाइज हो जाए, वर्ड ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है, इंटरनलाइज हो जाए जब प्राइवेट स्पीच, यानी आंतरिक बन जाए, मन के अंदर चली जाए, तो ये साइलेंट इनर स्पीच बन जाती है। क्या बन जाती है? साइलेंट इनर स्पीच बन जाती है। इतनी बात क्लियर है? इसको निजवाक कहते हैं प्राइवेट स्पीच को, और ये हेल्पफुल होती है खुद को डायरेक्शन देने में, सेल्फ डायरेक्शन में, सेल्फ रेगुलेशन में, आत्मनियमन में। ये सामाजिक वाक है, जब समाज में आप दूसरों से बात कर रहे हैं, जब बोल बोल के खुद से बात कर रहे हैं तो प्राइवेट स्पीच है जो 3 से 6 साल में डेवलप होती है। सोशल स्पीच दूसरों से बात करना पहले आ जाता है, बोल बोल के बात करना आप बाद में सीखते हो। साइलेंट इनर स्पीच अगेन 6+ साल। ये 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज हैं
वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग। तो टीचर ये समझ नहीं पा रहा, मिसअंडरस्टैंड कर रहा है कि ये स्ट्रेटजी है खुद को डायरेक्ट करने की। ये 3 प्रकार है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सोशल स्पीच, जब आप दूसरों से बात कर रहे हैं, ये ईयर्स ठीक कर लीजिएगा, इसमें 3 से 7 है, 3 से 6 होता है। 1 साल में वैसे बहुत ज्यादा अंतर आता नहीं है, दोनों ही तरह से चीजें चल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, A newly recruited employee learns to operate complex software by initially working alongside an experienced colleague. After several weeks, he completes all tasks independently. एक नया कर्मचारी है, स्कूल में आया हो, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में आया हो, है ना, वो अनुभवी सहकर्मी के साथ, जो एक्सपीरियंस टीचर है, भाई आपकी भी नौकरी लगेगी, जो आपके यहाँ एक्सपीरियंस टीचर होंगे, आप उनसे कुछ चीजें सीखेंगे, उनकी हेल्प लेके कुछ काम कर रहा है, और बाद में वो खुद से टीचर या खुद से जो एम्प्लॉई है वो खुद से करने लगता है ये काम, पहले मदद लेके करता है। तो ये स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल कर रहा है मोर नॉलेजेबल अदर के माध्यम से। तो यहाँ पे सेवरल वीक्स ही कंप्लीट्स ऑल टास्क इंडिपेंडेंटली। फ्रॉम वाइगॉत्स्कीज पर्सपेक्टिव, ये जो सिचुएशन है सबसे बेहतर तरीके से कैसे समझी जा सकती है? सेकंड ऑप्शन 91% लोग कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। बायोलॉजिकल मैचुरेशन नहीं है, ये कोई जेनेटिक हेरिडिटी की कोई बात नहीं है कि दूसरे टीचर की कोई हेरिडिटी थोड़ी ना आपके साथ मैच हो रही है या कुछ ऐसा है। यहाँ पे बात है सोशल इंटरेक्शन की, सोशल इंटरेक्शन करके आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। इंटरनलाइजेशन थ्रू गाइडेड पर्सपेक्टिव, निर्देशित सहभागिता द्वारा आंतरिकरण, आप इंटरलाइज कर लिया, आपने अपने भीतर समाहित कर लिया वो ज्ञान, या आप समझ गए और खुद से करना सीख गए जब आपको गाइडेड पार्टिसिपेशन या गाइडेड इंस्ट्रक्शन मिला अपने किसी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पीयर के साथ, या आपके उस दोस्त के साथ जो आपसे ज्यादा जानता था, या टीचर के साथ भी। क्लासिकल कंडीशनिंग का कोई लेना देना नहीं है, ट्रायल एंड एरर का कोई लेना देना नहीं है, सीटेट में नहीं पूछा जाता। ये दोनों ही थियरीज यहाँ काम की नहीं, व्यवहारवादी थॉट है, बिहेवियरिस्टिक। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब एक बड़ा सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, कुछ लेंदी सवाल हैं बीच बीच में ताकि आपकी पढ़ने की स्पीड बेहतर हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ टीचर आइडेंटिफाइज दैट सेवरल लर्नर्स कैन सक्सेसफुली सॉल्व हायर ऑर्डर प्रॉब्लम्स ओनली आफ्टर पार्टिसिपेटिंग इन स्ट्रक्चर्ड पीयर डायलॉग। साथ ही समूह में चर्चा के बाद बच्चे की थिंकिंग हायर ऑर्डर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाती है। द टीचर वॉन्ट्स दीज लर्नर्स टू बिकम इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्वर्स विदाउट रिड्यूसिंग द कॉग्निटिव डिमांड ऑफ द टास्क। टीचर ये नहीं चाहता कि बच्चे का लेवल कम कर दो आप मुश्किल क्वेश्चंस पूछने का, बल्कि वो अपना दिमाग को बेहतर कर ले, उसको ऐसे टास्क मिले। विच इंस्ट्रक्शनल डिसीजन इज मोस्ट कंसिस्टेंट विद वाइगॉत्स्कीज पर्सपेक्टिव? बताइए। कंटिन्यू असाइनिंग द सेम पीयर परमानेंटली सो दैट लर्नर्स ऑलवेज रिसीव इमीडिएट असिस्टेंस, यानी उसी सहपाठी को स्थायी रूप से साथ रखें ताकि विद्यार्थी हमेशा तुरंत सहायता प्राप्त करे। तो हमेशा अगर साथ रखोगे तो स्कैफोल्डिंग थोड़ी कहलाएगी। भाई अगर आप फोन पेपर में लेके जाने लगे तो फिर आपने क्या सीखा? टीचर को थोड़ी ले जाओगे पेपर में कि जी इनसे पढ़ाया, कोचिंग ली है, हम तो इनको लेके जाएंगे पेपर में। कोई सेंस नहीं बना इस बात का। ये टेम्परेरी हेल्प है स्कैफोल्डिंग। रिप्लेस कोलैबोरेटिव लर्निंग विद इंडिविजुअल प्रैक्टिस बिकॉज इंडिपेंडेंस डेवलप्स ओनली थ्रू सॉलिटरी वर्क। नो नो नो, ये कह रहे हैं सहयोगात्मक अधिगम समाप्त कर केवल व्यक्तिगत, यानी बच्चों को ग्रुप में मत सिखाओ, कोलैबोरेशन में मत सिखाओ, किसी के साथ मत सिखाओ, अकेले सीखने दो, नहीं। जबकि वाइगॉत्स्की किसी के साथ सीखने की बात करेंगे, ग्रुप में सीखने की बात करेंगे। थर्ड ऑप्शन है, मेंटेन द कॉग्निटिव चैलेंज while systematically reducing prompts, encouraging reflective questions and gradually transferring responsibility to learners। ये बात एकदम सही है, 82% लोग सही जवाब इसका दे भी पा रहे हैं कि कार्य की संज्ञानात्मक चुनौती को बनाए रखते हुए, डिफिकल्ट है तो कोई बात नहीं वैसे रहने दो, लेकिन धीरे धीरे हेल्प जो है, प्रॉम्प्ट्स हैं, धीरे धीरे हेल्प आपकी कम होती जाएगी जैसे जैसे बच्चा स्वयं से करने लगेगा। वहां हेल्प देते हो आप जहां बच्चा अटकता है, ठीक है, हिंट वहां देते हो जहां बच्चा अटकता है, स्कैफोल्डिंग वहां मिलती है जहां बच्चा अटकता है। सिंप्लीफाई ऑल प्रॉब्लम्स टू एंश्योर दैट लर्नर सक्सीड्स इंडिपेंडेंटली। आसान बना दो बस प्रॉब्लम को ताकि सारी काम खुद से कर ले। नहीं भाई, थोड़ा सा चैलेंजिंग रखना है, +1 का जितना आता है उससे +1 के लेवल पे, यानी हल्का सा डिफिकल्टी लेवल जितना आता है, नहीं तो फिर आप नया सीख ही नहीं पाओगे। अगर मैं सेम तरह के क्वेश्चन कराती रहूंगी फिर आप सीख नहीं पाओगे डिफिकल्ट क्वेश्चन, या उससे बेहतर समझ आपकी होगी नहीं। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? A teacher intends to design instruction that enables every learner to perform beyond his or her present level of independent competence without creating long-term dependence on external support. Which instructional decision is most consistent with Vygotsky's perspective? यानी एक शिक्षक है जो ऐसी शिक्षण योजना बनाती है, एक ऐसी लेसन प्लानिंग करती है जिससे प्रत्येक विद्यार्थी अपनी वर्तमान स्वतंत्र क्षमता से आगे प्रदर्शन कर सके, यानी आज जो वो जानता है उससे +1 आगे सीख सके, परंतु वह लंबे समय तक बाहरी सहायता पर निर्भर न रहे। यानी ऐसा प्लान है कि हेल्प मिले, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल रखो, थोड़ा सा चैलेंजिंग रखो टास्क को, हेल्प मिले जहां उसको हेल्प की जरूरत पड़े, फिर उसके बाद वो स्वयं से करने लग जाए, हमेशा हेल्प की जरूरत ना पड़े। ये बात तो सही है।
Organize heterogeneous peer groups where learners receive structured guidance while gradually reducing mediation as self regulation emerges. बात तो सही लग रही है. जैसे जैसे बच्चा सेल्फ रेगुलेट करना सीख जाएगा, आत्मनियमन सीख जाएगा, ये जो मदद है, स्कैफोल्डिंग है, पाड़ है, ये जो समूह एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, वो धीरे धीरे हेल्प कम होती जाएगी. Continuously provide teacher guidance until learners achieve complete mastery. लगातार बस गाइडेंस देते रहो. नहीं भाई, जहां अटके बच्चा वहां गाइडेंस देनी है, लगातार हर जगह नहीं देनी है. Differentiate learning tasks according to students' current achievement levels and allow learners to independently discover higher order concepts. यानी आपको विद्यार्थी की वर्तमान उपलब्धि के अनुसार कार्यों में भिन्नता लाना तथा उन्हें उन उच्च स्तरीय अवधारणाओं, आएंगे इस पे, अभी लौट के आएंगे. फोर्थ ऑप्शन और पढ़ लेते हैं. बिगिन विद कोलैबोरेटिव लर्निंग बट ग्रेजुअली रिप्लेस इट विद रेपिटेटिव इंडिविजुअल प्रैक्टिस. रट्टा लगाने की बात, रेपिटेटिव प्रैक्टिस की बात नहीं करेंगे. ड्रिल एंड प्रैक्टिस की बात नहीं करता आपका रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म. ना पियाजे करेंगे ड्रिल और प्रैक्टिस की बात, ना वाइगॉत्स्की करेंगे, ध्यान रखिएगा. अब थर्ड ऑप्शन हमें थोड़ा सेंसिबल लग रहा था, इसको देख लेते हैं. डिफरेंशिएट लर्निंग टास्क अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स करंट अचीवमेंट लेवल्स एंड अलाउ लर्नर्स टू इंडिपेंडेंटली डिस्कवर हाई ऑर्डर कॉन्सेप्ट्स. कि बस करंट करंट अचीवमेंट के स्तर का टास्क दो, नहीं. तो फर्स्ट ही यहां पे सही बनता है, बाकियों के मुकाबले कोई और ऑप्शन यहां टिक ही नहीं पाता. क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये क्या कहता है. अ ग्रेड 5 टीचर, कक्षा 5 की एक टीचर है, नोटिसेस दैट व्हाइल सॉल्विंग फ्रैक्शन प्रॉब्लम्स, जो भिन्न वाले सवाल होते हैं मैथ्स में, वो सॉल्व करते समय कक्षा 5 की टीचर ने एक चीज नोटिस की है कि अ चाइल्ड रेपिटेडली आस्क्स, एक बच्चा है जो बार बार पूछता है इज दिस करेक्ट, इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग द नेक्स्ट स्टेप इंडिपेंडेंटली. कि वो खुद से नेक्स्ट स्टेप जो है, चरण है सवाल का, एक फ्रैक्शन का नेक्स्ट स्टेप, फ्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है भिन्न का, और हर एक स्टेप पे पूछता है ये करेक्ट है, बजाय कि आगे जाने की. द टीचर ग्रेजुअली रिप्लेसेस डायरेक्ट आंसर्स विद रिफ्लेक्टिव प्रॉम्प्ट्स सच एज व्हाट डिड यू डू इन द प्रीवियस क्वेश्चन एंड इवेंचुअली स्टॉप्स गिविंग हिंट्स. तो टीचर डायरेक्ट जवाब बताने की बजाय उसको हिंट देता है या हाफ सॉल्व प्रॉब्लम देता है या उसको रिफ्लेक्ट, सोचने के लिए कहता है कि इससे पिछले स्टेप में क्या किया था. कई बार आपके टीचर ने देखा होगा आपने, जब आप पढ़ रहे होते थे और आपने सवाल पूछा अपनी मम्मी से, पापा से या स्कूल में, तो या टीचर ने सवाल करने को दिया है, तो वो देख के कहते हैं अच्छा इसमें देखना एक बार, सही है ये. तो आप खुद से सोचने लगते हैं कि अच्छा इस स्टेप में क्या किया था, फिर ये कैसे आया. वो आंसर नहीं बता रहे आपको, आपको आंसर तक पहुंचाना सिखा रहे हैं. यही टीचर का काम है. वो आंसर आपके दिमाग में ना भरे डायरेक्ट, बल्कि आपको जवाब तक पहुंचाए. ये बात तो सही है. फिर धीरे धीरे हिंट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. विच इंटरप्रिटेशन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द टीचर इज प्रमोटिंग इंडिपेंडेंट डिस्कवरी बाय कंप्लीटली अवॉइडिंग गाइडेंस. ऐसा नहीं है कि वो गाइडेंस देना ही नहीं चाह रहे, गाइडेंस है, लेकिन गाइडेंस डायरेक्ट जवाब नहीं दे रही, जवाब तक पहुंचा रही है आपको. तो ये बात तो गलत हो गई कि शिक्षिका पूर्णतः बिना मार्गदर्शन के खोज आधारित अधिगम को बढ़ावा दे रही है. द टीचर इज ग्रेजुअली ट्रांसफरिंग कॉग्निटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम द मोर नॉलेजेबल अदर टू द लर्नर थ्रू फेडिंग स्कैफोल्डिंग. मोर नॉलेजेबल अदर से धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे पे जा रही है, धीरे धीरे स्कैफोल्डिंग को हटाया जा रहा है, मदद को हटाया जा रहा है. बात सही है. द टीचर, ताकि इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने लगे. द टीचर इज डिलेइंग कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट, को डिले कर रही है बायोलॉजिकल मैच्योरेशन के चलते. नहीं, ये बायोलॉजिकल मैच्योरेशन का कोई सेंस बनता ही नहीं है वाइगॉत्स्की की थियरी में. द टीचर इज असेसिंग ओनली द लर्नर्स इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस. नहीं भाई, वो उसको आगे इंडिपेंडेंट परफॉर्मेंस मतलब जितना वो खुद से कर पाए उसका आकलन कर रही होती, तब तो ये सही हो जाता. वो तो उसको मदद कर रही है, जहां वो डिफिकल्टी महसूस कर रहा है उससे वो इंडिपेंडेंस की तरफ जा सके. ऐसा नहीं है कि वो मदद देना ही नहीं चाह रही है. तो सेकंड ऑप्शन ही यहां सही बनता है. आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा. ये क्या कहता है. ड्यूरिंग अ साइंस एक्टिविटी, यानी एक विज्ञान की गतिविधि के दौरान, अ टीचर डेलिबरेटली ग्रुप्स स्टूडेंट्स विद मिक्स्ड एबिलिटी लेवल्स. अलग अलग क्षमता वाले बच्चे, विभिन्न क्षमता वाला समूह है जो कि अच्छा माना जाता है. एक बच्चा है जो इजी क्वेश्चंस कर सकता है, एक है जो डिफिकल्ट कर सकता है, एक है जो मॉडरेट कर सकता है, एक बच्चा है जिसका मैथ्स अच्छा है, एक बच्चा है जिसके 90% आते हैं, दूसरा है जिसके शायद 60 आते हो. तो हर तरह का बच्चा है. मिक्स्ड एबिलिटी यानी अलग अलग एबिलिटी वाला बच्चा, हेट्रोजेनस ग्रुप है. शी इंस्ट्रक्ट्स द हायर परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स नॉट टू प्रोवाइड आंसर्स बट टू आस्क क्वेश्चंस, ऑफर क्लूज एंड एनकरेज रीजनिंग. यानी जो बच्चे हाई परफॉर्मेंस वाले हैं, यानी जो थोड़े गिफ्टेड टाइप के हैं, जो जानते हैं चीजें, उनसे वो डायरेक्ट जवाब देने की बजाय संकेत, हिंट देने को कह रही है दूसरे बच्चों को, या फिर बताने को कह रही है कि हिंट दो, संकेत दो, या उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं ताकि उनकी थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व हो. द टीचर्स स्ट्रेटजी इज प्राइमरली इंटेंडेड टू, ये जो रणनीति है शिक्षिका की या शिक्षक की, वो किस उद्देश्य को दर्शाती है. मैक्सिमाइज पीयर कंपटीशन फॉर हायर अचीवमेंट. कंपटीशन नहीं, कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन, सहयोग की बात करेंगे वाइगॉत्स्की या पियाजे. ये एक दूसरे के साथ गला काट प्रतिस्पर्धा की बात करते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, हर व्यक्ति की अपनी क्षमता है ना.
ट्रांसफॉर्म पीयर्स इनटू मोर नॉलेजेबल अदर्स हु फैसिलिटेट लर्निंग विद इन द लर्नर्स ZPD। ये जो दोस्त हैं ये मोर नॉलेजेबल अदर में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उनको हिंट मिलेगी तो वो हेल्प मिलेगी उनको। तो कोऑपरेट करके सीख रहे हैं, कोलैबोरेट करके सीख रहे हैं, सहयोग करके सीख रहे हैं। रिप्लेस द टीचर्स इंस्ट्रक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, के आपस में ही पढ़ा लें बच्चे एक दूसरे को, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दो, ऐसा नहीं है, टीचर भी है वहां। Ensure that every learner reaches identical achievement level, हर बच्चा सेम लेवल पे पहुंच जाए। आइडेंटिकल लेवल नहीं हो सकता, हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट है, सबको रोबोट नहीं बनाना है आइडेंटिकल अचीवमेंट लेवल पे पहुंचा करके, है ना, सबकी अपनी क्षमता के अनुसार वो अपने लेवल पहुंचेंगे। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी वो दायरा जहां अगर आपको मदद मिले, यानी मदद क्या है, स्कैफोल्डिंग को मदद कहते हैं, मिलेगी किसके द्वारा, मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा। कहां दी जाएगी मदद, ZPD में दी जाएगी, जहां आप हेल्प से सीख सकते हैं। एक दायरा है जहां आप खुद से सारी चीजें कर लेते हैं, जिसको ZAD कह देते हैं कई बार, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, यानी इंडिपेंडेंटली आप कर लेंगे इस दायरे में। इसके बाहर आप किसी की मदद के साथ कर लेंगे, जैसे पेपर आप क्लियर कर सकते हैं, बस मदद की जरूरत है। खुद से आपके 10 नंबर आ रहे थे, पढ़ने लगे, क्लासेस लेने लगे, तो ये ZPD में है, आपके जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, संभावित विकास के क्षेत्र में है, तो आपके 30 नंबर भी आएंगे पेपर में। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आउट ऑफ रीच हैं, जो आप कल को कोई कहे आप साइंटिस्ट बन जाएंगे कल ये क्लास लेके, नहीं, ये उससे बाहर की बात है, आपके दायरे से बाहर की बात हो गई, क्योंकि काम कुछ और हो रहा है, बात कुछ और हो रही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये क्या कहता है। A newly appointed teacher initially depends on a senior colleague for planning lessons, classroom management, and assessment strategies. After several months, she independently designs effective lessons and begins mentoring another new teacher. From Vygotsky's perspective, this sequence best represents. यानी एक नई अपॉइंटेड टीचर है, एक नए नियुक्त शिक्षक प्रारंभ में पाठ योजना में यानी लेसन प्लानिंग में या कक्षा के क्लासरूम के मैनेजमेंट में, इवैल्यूएशन में अपने वरिष्ठ शिक्षक पर निर्भर रहते हैं या उनसे मदद लेते हैं। जब आपकी नई नई नौकरी लगेगी, आपसे जो सीनियर टीचर्स हैं आप उनसे हेल्प लेते हैं, टाइम टेबल बनाने में, लेसन प्लानिंग में, या जहां भी आप अटक रहे हो। तो यानी मोर नॉलेजेबल अदर हो गए, वो आपके लिए आपसे पहले से काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में। From Vygotsky's perspective, this sequence best represents observational learning followed by reinforcement. यहाँ reinforcement की कोई बात नहीं है कि good, very good, शाबाश कह के नहीं सिखाया जा रहा है आपको। Internalization of socially mediated knowledge leading to independent functioning. कि समाज के द्वारा जो मध्यस्थ, यानी वो जो आपके सीनियर टीचर्स हैं, उन्होंने मीडिएट किया है, उन्होंने हेल्प किया, मध्यस्थता की है आपको चीजें सीखने में, और फिर आप स्वतंत्र रूप से करने लग जाएंगे, पहले जब मदद से कर रहे हैं तो मोर नॉलेजेबल अदर स्कैफोल्डिंग दे रहा है ताकि आप सीख जाएं या हेल्प मिल जाए आपको। कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिटर्मिन्ड एंटायरली बाय एक्सपीरियंस, नहीं, सिर्फ एक्सपीरियंस थोड़ी, इसमें सोसाइटी इन्वॉल्व है। वो खुद से करके आप सीख रहे होते तो बोल देते हम कि अकेले कर रहे थे, एक्सपीरियंस लेके जो प्याजे मानेंगे इस बात को। ग्रेजुअल रिप्लेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस थ्रू प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ये कोई ऐसा नहीं है कि बुद्धि को रिप्लेस किया जा रहा है प्रोफेशनल प्रैक्टिस के द्वारा, फालतू बात। सेकंड ऑप्शन सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा यही है, जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन सही है, बात हो गई खत्म। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, 30 सवाल हैं आपके, अगेन 30 सवालों का सेट है। अ चाइल्ड लर्न्स ट्रेडिशनल पॉटरी बाय ऑब्जर्विंग फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों को देखकर पारंपरिक मिट्टी के बर्तन बनाना बच्चा सीखता है। मान लो किसी बच्चे के घर में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, उसके पिताजी का व्यापार है वही, या वो वही करते हैं, तो उसने अपने, या उनको शौक है मे बी पॉटरी का, तो वो बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के घड़े बनाते हैं मान लो, तो बच्चे ने देख करके बस सीख लिया है, ठीक है। रिसीविंग, किसी बच्चे के घर में दुकान है तो उसका कैलकुलेशन बेटर हो जाएगा, क्योंकि उसने अपने पिताजी को देख करके वो सीखा है, देखा है, ठीक। मेंबर्स रिसीविंग ओकेजनल प्रॉम्प्ट्स, बीच बीच में उसको हेल्प भी मिलती है, फैमिली मेंबर्स हेल्प करते हैं, बेटा ऐसे नहीं, पहली बार बनाएगा तो हो सकता है टूट भी जाए, तो आपको हाथ भी लगा देगा आकर के, उसके माताजी पिताजी उसको हेल्प कर रहे हैं वो घड़ा बनाने में। एंड इवेंचुअली क्रिएटिंग इनोवेटिव डिजाइंस व्हाइल प्रेजेंटिंग ट्रेडिशनल टेक्निक्स, धीरे धीरे वो अपने डिजाइन भी बनाने लगता है, शुरुआत में हेल्प लेता था बेसिक बनाने के लिए भी। मोर नॉलेजेबल अदर की, ये वाइगॉत्स्की कैसे इसको कहेंगे, क्रिएटिविटी डेवलप्स ओनली आफ्टर बायोलॉजिकल मैचुरेशन इज कंप्लीट। बायोलॉजिकल मैचुरेशन की बात, जैविक परिपक्वता, हेरिडिटी, आनुवांशिकता की बात नहीं करते हैं वाइगॉत्स्की, आपको नहीं मिलेंगे करते हुए। सेकंड ऑप्शन है कल्चरल टूल्स, यस, जो सोसाइटी और कल्चर और लैंग्वेज है, ये तीनों मिलकर के यहाँ सिखा रहे हैं। Cultural tools are internalized through guided social participation and later transformed into independent higher mental functioning. सांस्कृतिक उपकरण निर्देशित सामाजिक सहभागिता के माध्यम से आंतरिकरण हो जाता है, यानी आप अपना बना लेते हैं जो इंस्ट्रक्शन आप बाहर से भर रहे हैं अपने दिमाग में, और अपनी एक समझ बनती है, बच्चा अपनी क्रिएटिव चीजें भी करना शुरू कर देता है। सिर्फ रेपिटेशन से हो रहा है ये नहीं, जहां अटक रहा है वहां हेल्प लेने से हो रहा है, सिर्फ रिपीट करने से नहीं। सोशल इंटरेक्शन बिकम्स अननेसेसरी, नहीं भाई, सोशल इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग, तो सेकंड ऑप्शन ही सही है।